हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं यूपीजीएससी के 2021 में जितने भी ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा वाले सॉल्यूशन वीडियो को नहीं देखा है इसी एग्जाम में से तो आप उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। तब हमें बताना है कि इस कंडीशन में आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नन ऑफ द अबव होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आर इनवर्स को समझते हैं। मान लीजिए कि ए बी ये कोई एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, तो आर इनवर्स में क्या बिलोंग करेगा। देखिए, सिर्फ इसको उल्टा कर लीजिए, बी ए, तो ये एलिमेंट आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। समझ गए? सिर्फ आपको एलिमेंट के ऑर्डर को चेंज करना है, ए बी तो यहाँ पे बी ए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक रिलेशन आर है, उसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो आर इनवर्स में क्या बिलोंग करेगा, इसी को सिर्फ उल्टा करना है, मतलब कि 2 1, तो 2 1 ये आर इनवर्स हो गया और ये आर हो गया। अब देखिए, आर और आर इनवर्स को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों सेट को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे भी 2 1 होगा क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल है। और यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 होगा ही। अब दोनों इक्वल हो गया। अब चेक कीजिए कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, सिमेट्रिक है क्या नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 तो 2 1 दोनों बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अगर मान लीजिए सेट ये रहा हमारा 1 2 3, अगर ये एग्जांपल ले रहे हैं और ये रिलेशन ले रहे हैं तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, 1 2 2 1, तो 1 1 भी तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ लेकिन सिमेट्रिक हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप जनरल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होता है तो ये सिमेट्रिक होगा। सो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिमेट्रिक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज ए मैपिंग, मतलब कि हमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताना है, ये कौन सा मैपिंग होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो जी क्रॉस जी से लेके जी तक होता है, तो ये एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में चेक कीजिए, फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यू स्टार बाय ए रिलेशन बी इफ ए इज इक्वल टू 1 बाय बी, देन दिस रिलेशन आर ओवर क्यू स्टार इज, हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इनमें से ही बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए, रिलेशन को पहले यहाँ पे देखिए, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 1 बाई बी, मतलब कि ए बी का इनवर्स हो गया, मतलब कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तभी तो एक दूसरे का इनवर्स हो गया। तो यही रिलेशन हो गया हमारा, अगर ए रिलेटेड टू बी है, इफ एंड ओनली इफ दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलना चाहिए। अब चेक कीजिए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले रहे 2, तो 2 खुद से रिलेट होना चाहिए, मतलब कि 2 का इन्वर्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब कि 2 इंटू 2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। आप चेक कीजिए सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी को भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ए बी 1 आ जा रहा है, मतलब कि ए बी से रिलेट है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर बी ए बी करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो मतलब कि बी ए से भी रिलेट हो गया। सो ये सिमेट्रिक हो गया। अब चेक कीजिए कि ट्रांजिटिव है क्या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी रिलेशन में है, मतलब कि ए बी इक्वल टू 1 हो गया, और बी सी अगर ये रिलेशन में है तो ए और सी को भी रिलेशन होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं,
यहाँ पे ले रहे हैं 2, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 होगा, तभी तो 1 मिलेगा। और यहाँ पे b को 1/2 से, और यहाँ पे 2 होना चाहिए c को, तभी तो 1 आएगा। अब देखिए a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू भी 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, 1 तो नहीं हुआ, मतलब कि a और c रिलेट नहीं हुआ, सो कंट्राडिक्शन आ गया। इस तरह से ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ ये रिलेशन। क्या हो गया, ये रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। देखिए ऑप्शन बी में देखिए सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, द अल्टरनेटिव ग्रुप A3 ऑन 3 सिंबल्स 1 2 3 इज, हमें बताना है कि A3 इनमें से क्या है। देखिए अगर हम लोग A3 का ऑर्डर निकाल लेते हैं तो इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो A3 का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, S3 का ऑर्डर बाय 2, और S3 का ऑर्डर क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाय 2, मतलब कि 6/2, सो हमारा आ गया 3। तो देखिए इनमें से सिर्फ ऑप्शन डी में ही इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 3 है, बाकी का यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सो क्लियरली ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि जो इसका एलिमेंट है वो क्या है, इवन परमुटेशन है, मतलब कि साइकिल का ऑर्डर ऑड है, यहाँ पे इसका भी ऑड है, तो इवन परमुटेशन हो गया, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, यही A3 हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए let Z be the additive group of integers and E the additive subgroup of even integers with 0, then the number of distinct cosets of E in Z is, देखिए जो E है यहाँ पे वो क्या है सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर, मतलब कि E को हम लोग लिख सकते हैं 2Z, और हमें क्या बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट बताना है ऑफ E इन Z, मतलब कि ये बताना है Z अपॉन E का वैल्यू हो गया 2Z। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक होता है किसका, Z2 का, तो और Z2 का ऑर्डर क्या होता है 2, तो यही हमारा नंबर ऑफ कोसेट हो गया 2। और इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका वैल्यू है कोसेंट ग्रुप का उसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 2Z प्लस A, और A का वैल्यू कहाँ से आता है Z से आता है, मतलब कि इस ग्रुप से आता है, तो यही हमारा हो गया कोसेंट ग्रुप। अब देखिए A का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये क्या हो गया सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर हो गया। अगर A का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो गया 2n+1, मतलब कि सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर। तो यही हमारा कोसेट हो गया, एक सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर और एक सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, तो नंबर ऑफ कोसेट हो गया 2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया 2। आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि Z/2Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, और इसका ऑर्डर 2 हो गया, तो वही नंबर ऑफ कोसेट हो गया डिस्टिंक्ट कोसेट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज, हमें क्या बताना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इनमें से ही कौन सा करेक्ट है वही बताना है। देखिए जो आइसोमॉर्फिज्म होता है उसका क्या मतलब होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन, मतलब कि 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो यही हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप है G1, तो हम लोग जानते हैं कि ये खुद से तो आइसोमॉर्फिक होता ही है, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 फॉर ऑल G1, मतलब कि फॉर ऑल ग्रुप। इसका यह मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। और मान लीजिए कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 है, तो हम लोग जानते हैं कि तब जो G2 होगा वो भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z1 से, मतलब कि G1 से, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ये काफ़ी ऑब्वियस है। अगर मान लीजिए कि G1 आइसोमॉर्फिक है G2 से और G2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक है किसी ग्रुप G3 से, तो ये क्लियर है कि G1 और G3 भी आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G3। तो इसका यह मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये काफ़ी ऑब्वियस था, सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है हमें और जिसका ऑर्डर 6 है, तो हमें क्या बताना है ऑर्डर ऑफ A⁵ 5 इसको बताना है।
देखिए जो ये ग्रुप है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप है और ये ए से जनरेट हो रहा है क्लियरली क्योंकि पावर में है दिया हुआ है और इसका ऑर्डर 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 6 है, सो ऑर्डर क्या हो गया 6। अब देखिए हमें बताना है ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू द पावर 5, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू द पावर 5 ये इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और यहाँ पे जो पावर में है वही आएगा 5। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है यहाँ पे देखिए ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो यहाँ पे ए क्या है जनरेटर है, तो हम लोग जानते हैं कि जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वो क्या होता है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है साइक्लिक ग्रुप में। सो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल, सो यहाँ पे 6 हो गया और जीसीडी ऑफ 6 एंड 5 तो ये 1 हो गया तो 6 अपॉन 1 हमारा आंसर आ गया 6। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया 6। समझे? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ जनरेटर बताना है हमें किसी भी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 8 है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 5 8, तो 5 2 रेज़ टू द पावर 3 इसका वैल्यू हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 कर देंगे तो 8 माइनस 4 आ गया। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया 4। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मोड 7 में हमें ग्रुप दिया है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप दिया हुआ है और हमें क्या बताना है जनरेटिंग एलिमेंट बताना है, मतलब कि जनरेटर बताना है कि इनमें से कौन सा जनरेटर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुतों से ये क्वेश्चन हुआ नहीं है तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जो ये ग्रुप है ना वो क्या है Z7 स्टार और इसका जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने स्टार इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। और देखिए इसका ऑर्डर चेक कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कीजिए, वो ऑर्डर हमारा 6 हो गया इस ग्रुप का और जो इसका ऑपरेशन हो गया वो क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 हो गया। अब देखिए हमें क्या बताना है जनरेटिंग एलिमेंट बताना है। देखिए जनरेटिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, जनरेटिंग एलिमेंट वही होता है मतलब कि जनरेटर वही होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो किसी भी फाइनाइट ग्रुप में। तो ये तो फाइनाइट ग्रुप है सो अगर हम लोगों को जनरेटर खोजना है तो हम लोग वैसा एलिमेंट खोजेंगे जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, यही हमारा काम है। देखिए ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6 है तो हमें वैसा एलिमेंट खोजना है जिसका ऑर्डर क्या हो 6 हो। तो इन्हीं में से हम लोग चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है 6 है तो वही हमारा जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या चेक करना है ऑर्डर चेक करना है एलिमेंट का। तो हम लोग इस ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे उसे देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर n है तो इसका क्या मतलब है कि a रेज़ टू द पावर n e होगा मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और यहाँ पे 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए a रेज़ टू द पावर n का मतलब क्या है, हम लोग a को n बार अप्लाई करेंगे जो भी ऑपरेशन है यहाँ पे। तो ऑपरेशन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है तो उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए e मिलना चाहिए। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है सो इसका मतलब हो गया पावर में n चला जाएगा तो a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e और यहाँ पे मॉड 7 भी है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि किसका ऑर्डर 6 है इनमें से। देखिए एलिमेंट 1 का तो ऑर्डर 1 ही होगा क्योंकि ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए जो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1 है। तो अगर 2 का ऑर्डर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, पावर में लेंगे नंबर और देखेंगे कि 1 कब आ रहा है किस पावर में आ रहा है। तो सबसे पहले 1 लेते हैं पावर में तो इसका वैल्यू 2 आ गया तो 2 तो 1 के इक्वल नहीं है सो हमारा ऑर्डर 1 नहीं हुआ। अब पावर बढ़ाइए 2 लेते हैं तो 4 आ गया तो ये भी 1 के इक्वल नहीं है मॉड 7 में तो पावर फिर बढ़ाइए 3 आ गया। अब देखिए 8 आ गया, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड 7 में डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर लिखिए तो 1 आ गया। मॉड 7 में 8 1 के इक्वल आ गया तो यही तो हमें लाना था आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसीलिए जो ऑर्डर है 2 का वो आ गया 3। सो ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। इस तरह से आप ऑर्डर चेक कीजिए। अब चलिए बी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए चेक करते हैं। देखिए 3 का पावर में 1 तो 3 आ गया तो 3 तो 1 के इक्वल नहीं है सो पावर बढ़ाइए। अब लीजिए 2 तो ये 9 आ गया, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मॉड 7 में। देखिए ये तो काफ़ी हार्ड हो जा रहा है फाइंड करना।
तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट 3 है और यहाँ पे मॉड में क्या 7 है, दोनों को प्राइम है, मतलब कि GCD ऑफ 3 एंड 7 क्या है 1 है, दोनों को प्राइम है। तो बाय एलर थ्योरम हम लोग जानते हैं कि 3⁵n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है और 7 है वो को प्राइम है। सो बाय एलर्स थ्योरम हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पे देखिए n मतलब कि 7 निकालना है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है। सो 7 हो गया 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, तो हमारा 6 ऑर्डर हो गया 3 का। ये तो हमें निकालना था कि किस पावर में ये 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है मॉड 7 में। तो पावर 6 हम लोग लेते हैं अगर 3 में, तो ये 1 के इक्वल आ रहा है मॉड 7 में। सो हमारा 3 का ऑर्डर क्या हो गया 6 हो गया। देखिए 3 का ऑर्डर 6 हो गया और 6 क्या था, ऑर्डर ऑफ G था, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप था 6। सो हम लोगों ने कहा था कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है तो वही हमारा जनरेटर हो जाएगा। सो 3 हमारा जनरेटर हो गया इस ग्रुप के लिए। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग समझे होंगे। तो बस इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे ग्रुप थ्योरी से, तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे।